Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College. क्लास 10th में हम लोग 4th चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ प्लेन्स एट प्लेन सरफेसेस। लास्ट टर्म्स पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को स्टडी किया था। आज हम उसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है हम लोगों ने, The diagram alongside shows the refraction of a ray of light from air to liquid। यानी ये मीडियम आपका एयर दिया हुआ है, एयर से लाइट इंसिडेंट हो रही है। जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहां एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल। फिर लाइट रे एयर से लिक्विड में जा रही है तो लिक्विड में लाइट की वेलोसिटी कम होती है तो ये डेंसर मीडियम हो गया। एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसलिए रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम से लाइट रे जब डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, इसीलिए लाइट रे आपकी नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है और 45 डिग्री बना रही है आपके इस एक्सेस से। यानी नॉर्मल से कितना बनाएगी? नॉर्मल से भी 45 बनाएगी क्योंकि पूरा आपका 90 होता है। ऐसे यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है? नॉर्मल से बन रहा है 60 डिग्री एंगल। क्योंकि लाइट रे का जो एंगल हम देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? नॉर्मल से देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो कि 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका 60 डिग्री। फिर आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होने के बाद जब सेकंड मीडियम में जाती है तो सेकंड मीडियम में नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है तो वो एंगल आपका ये वाला है और वो भी 45 है क्योंकि पूरा एंगल आपका 90 होता है। यदि कौन सा एंगल की बात करें? इस पूरे एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल जो है आपका ये 90 है, इसमें ये आपका 45 निकल गया तो इधर वाला कितना बचा? 45 ही बचा। तो इसलिए आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी आपका यहां पर 45 डिग्री हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट। फिर बी पार्ट कह रहा है यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? लिक्विड का निकालना है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे क्योंकि यहां कंपैरिजन किससे हो रहा है? एयर से हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम जो कि एयर है, जिसको साइन ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, अपॉन साइन ऑफ एंगल इन सेकेंड मीडियम जिसको रिफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मीडियम का साइन एंगल नीचे होता है। अब वैल्यूज को पुट कर दें तो साइन आई आपको कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग निकाला है। और साइन आर कितना है? साइन आर आपका 45 डिग्री है। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो √3/2 √2 ऊपर चला जाएगा तो आपका ये हो जाएगा √3/2 यानी √1.5। इस √2 से ये √2 जब कैंसिल करेंगे तो इस नीचे वाले 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 से एक √2 कैंसिल हो गया तो √3/2 यानी √1.4 आपका आंसर आ गया। और √2 को 1.5 को यदि आप ओपन करेंगे तो 1.5 का √2 होता है 1.22 अबाउट। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light strikes the surface of a rectangular glass slab such that the angle of incidence in air is 0 degree. फिर 45 degree. In each case, draw diagram to show the path taken by the ray as it passes through the glass slab and emerges from it. यानी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है और उस पर जो इंसिडेंट लाइट रे है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0 एंगल डाल रही है
इंसिडेंस और सेकंड में 45 डिग्री एंगल मान रही है। इन दोनों ही कंडीशन में अलग अलग हमको बताना है किस प्रकार से लाइट रे इमर्ज होगी ग्लास स्लैब से। तो सपोज ये ग्लास स्लैब हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन में तो लाइट रे आ रही है आपकी नॉर्मल, तो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर आ गई नॉर्मल, जिस पॉइंट पर पड़ेगी उस पॉइंट को कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट, और इंसिडेंट पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उसको नॉर्मल कहते हैं। तो हमारी इंसिडेंट लाइट रे भी नॉर्मल है और हमारा जो इंसिडेंट पॉइंट पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो भी नॉर्मल हो गया। तो हमको पता है कि जब लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो उसी डायरेक्शन में आगे की ओर चली जाती है। तो लाइट रे बिना डेविएट हुए बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की ओर चली जाएगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा जब वो नॉर्मल के पैरेलल होगी, यानी नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाएगी। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नो रिफ्रैक्शन अकर्स, और जब नो रिफ्लेक्शन होगा तो जैसे इंटर करेगी वैसे ही वापस भी आपकी चली जाएगी। थोड़ा सीधा बना दें इसको हम, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी ग्लास स्लैब के अंदर भी, और फिर ग्लास स्लैब के बाहर से भी बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। यानी ये जो बाहर निकल रही है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर एंट्री करी थी और यहां भी परपेंडिकुलर एंट्री करी थी। नॉर्मल के साथ में एंगल कितना था, 0, इसलिए इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहेंगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे 45 डिग्री पे आ रहा है, तो यहां तो नॉर्मल हो गया इस तरह से। पहले ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट हुई, सपोज 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन एयर से आपके ग्लास में इंटर कर रही है इसलिए वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो वो इस तरफ की ओर चली जाएगी। इस तरह से नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ये जो नॉर्मल है इसकी ओर बेंड हो गई। फिर जब सरफेस पे आएगी तो फिर क्या होगा, जाना चाहिए था उसको यहाँ, लेकिन फिर नॉर्मल से अवे हो जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। ये लाइट रे आपकी इमर्जेंट रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ओरिजिनल डायरेक्शन जो लाइट रे की थी वो ये थी, और ये उसी के पैरेलल होते हुए जाती है, और इसी डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जब 45 डिग्री से निकलेगी इंसिडेंट होगी लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा, और फिर जब दूसरे ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस से वापस एयर में जब निकलेगी तब वो उतना ही रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी जिससे कि वो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकले। तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके वो पैरेलल निकल रही है, तो इस प्रकार से इसका रे डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एडजेसेंट डायग्राम AO इज ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कोई लेयर रे ऑफ लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके से होगा कि जो लाइट रे आएगी वो यहां से इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे किसी डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो ये है, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और नॉर्मल कहाँ पर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। फिर जब सेकंड सरफेस पे पड़ेगी तो सेकंड सरफेस पे पड़ने के बाद फिर नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो फिर से उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी। इस डायरेक्शन में वो आ रही थी फर्स्ट मीडियम में, और इसी डायरेक्शन में वो चली जाएगी। तो ये आपकी जो इमर्जेंट रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इस तरह से ये आपके लाइट का पाथवे बन जाएगा आपका। फर्स्ट सरफेस से नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, उसके बाद फिर ग्लास से एयर यानी रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वहां पर जो जो नॉर्मल होगा उससे अवे हो जाएगी, इस तरह से अवे हो गई। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। फिर कह रहा है इन द डायग्राम मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I,
और वो आई यहाँ पर कितना है 40, नहीं दिया नहीं हुआ है, तो ये आपका इंसिडेंस एंगल हो गया आई। रिफ्लेक्शन एंगल कहाँ से हो गया, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हुआ आर। ऐसे यहाँ पर सेम एंगल यहाँ पर बनेगा, एक ही मीडियम में जो लाइट रे एक ही रहती है और सरफेस पैरेलल है तो आपका एंगल सेम रहता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल आर है तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल भी आर रहेगा। और फिर जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है वो इमर्जिंग एंगल, तो यहाँ पर इमर्जिंग एंगल भी उतना ही रहेगा जितना कि फर्स्ट मीडियम में नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल था, यानी आई। तो इस तरह से ये सारे एंगल इसके बन गए। अब हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटेड टू द एंगल्स आई एंड आर, तो आपको पता है म्यू ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हो गया साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस इन एयर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मीडियम। तो आपका ये आंसर हो गया बी पार्ट का। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ए म्यू जी वो साइन आई अपॉन साइन आर पर रिलेटिव होगा। नेक्स्ट कह रहा मार्क एंगल ऑफ इमर्जेंस बाय द लेटर ई, हाउ आर द एंगल्स आई एंड ई रिलेटेड। तो ये जो एंगल है आपका वो इमर्जेंस एंगल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, यानी इंसिडेंस एंगल के इक्वल है। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई। और कहाँ है इमरजेंस एंगल, इमरजेंस एंगल ये आपका ये है, इमरजेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो इमरजेंट एंगल हो गया। नेक्स्ट, विच टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो इनिशियल इंसिडेंट लाइट रे थी, जो आपकी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे के ही पैरेलल आपका इमर्जेंट रे होती है। जो आपकी इमर्जेंट रे निकल रही है वो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलल है आपके इमर्जेंट रे के। नेक्स्ट है इंडिकेट इन द डायग्राम द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों रेज इंसिडेंट रे और आपकी इमर्जेंट रे का जो बीच की डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना ये ब्लू कलर से मैंने जो बनाया है ये आपका क्या हो गया, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी है। इसको फर्स्ट इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये तो हो गया फिगर। नेक्स्ट है ए रे ऑफ ग्रीन लाइट इंटर्स ए लिक्विड फ्रॉम एयर। कौन सी लाइट इंटर कर रही है, ग्रीन लाइट इंटर कर रही है फ्रॉम द लिक्विड, और जब एयर से लिक्विड में जाएगी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो लिक्विड डेंसर मीडियम हो गया और वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी और बेंड करके आपके मिरर पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। तो कह रहा है द एंगल 1 इज 45 डिग्री, तो ये एंगल दिया हुआ है 45, और एंगल 2 जो दिया है ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कौन सा एंगल है, तो जो इंसिडेंस एंगल है वो तो आपका हो गया 45, जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो हो गया 30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी रिस्पेक्ट टू एयर, रिस्पेक्ट टू एयर। फर्स्ट मीडियम आपका एयर है, सेकेंड मीडियम लिक्विड है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। साइन ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया साइन 30 और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल नहीं सॉरी साइन आई जो है 45, तो आई यहाँ पर 45 लेंगे। इंसिडेंस एंगल आपका दिया हुआ है 45, तो साइन 45 और साइन आर का मतलब है रिफ्लेक्शन एंगल जो यहाँ पर 30 डिग्री है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/45 तो होता है 1/√2 और साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2 ऊपर चला गया, √2 नीचे रह गया, ऊपर 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और नीचे √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। तो म्यू एल ए यानी म्यू एल ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया, √2 आ गया, और ये आपका कितना होता है 1.414 होता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका आ गया कितना, √2 या 1.414। फिर नेक्स्ट कह रहा है सो इन द डायग्राम द
path of the ray after it strike the mirror and re-enters in the air. Mark in the diagram the angles wherever necessary. Okay, तो अब ये जो लाइट रे आ रही थी वो मिरर पे इंसिडेंस हो रही, इसके बाद लाइट रे कहाँ पर जाएगी, तो हम क्या करते हैं बाकी चीज़ों को तो रफ कर देते हैं इस तरह से। तो ये एंगल दिया है आपका 45, ये एंगल 45 है और ये एंगल आपका 30। अब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है, तो फिगर में जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको कहेंगे प्लेन पर जहाँ इंसिडेंट होगी वो नॉर्मल, वो इंसिडेंट पॉइंट हो गया। और वहाँ यदि परपेंडिकुलर कोई ड्रा करते हैं लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया किस पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी सरफेस के। अब मिरर तो रिफ्लेक्शन करता है, जब मिरर रिफ्लेक्शन करता है तो जिस एंगल से लाइट रे आएगी, जिस एंगल से ये आपकी लाइट रे आ रही है उसी एंगल से वापस जाएगी, उसी एंगल से यहाँ पर वापस जाएगी। उसको यहाँ ड्रा करना होगा ऑलमोस्ट उसी एंगल से ड्रा करते समय, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, जो जिस एंगल से आ रही है वो कौन सा एंगल है, देखिए ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेट अपोजिट एंगल एक तरह से हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इधर वाला एंगल 2 एंगल जो 30 बन रहा था, तो ये आपका जो नॉर्मल के साथ भी जो एंगल है वो भी आपका 30 बनेगा, क्योंकि इस तरह से है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल से 2 एंगल बना रही है, तो यहाँ भी आपने नॉर्मल ड्रा किया है ये, तो ये एंगल 2 है तो ये एंगल भी 2 होगा, तो ये 2 आपका 30 डिग्री है, तो ये 2 भी आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया। अब बात आती है कि अब जो लिक्विड ये लाइट रे होगी ये इस सरफेस पे आएगी जो सरफेस आपके एयर और लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वहाँ पर भी नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट पॉइंट हुआ, और यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये आपका यहाँ का नॉर्मल हो गया। अब लाइट रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी, लेकिन क्योंकि लिक्विड से एयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो अब लाइट रे जो चली जाएगी आपकी वो नॉर्मल से दूर इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल भी 30 डिग्री बन रहा है, जो यहाँ एंगल बन रहा है, इसको एंगल को देखिए ध्यान से, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ आपकी ये जो लाइट रे एंगल बना रही है ये भी आपके 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ भी कौन सा है वही अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 30 डिग्री हो गया, यानी इंसिडेंस एंगल 30 है, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, तो देखिए सेम मीडियम है, एयर से लिक्विड में आ रहा था तो इंसिडेंट 45 था, रिफ्रैक्शन 30 था। अब लिक्विड से एयर में जा रहा है वापस और इंसिडेंट 30 है, तो आपका रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस आपका जितना एंगल 45 से 30 में कन्वर्ट हुआ एयर से लिक्विड आते समय, उसी सरफेस से जब वापस जाएंगे तो आपका 30 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा वापस 45 डिग्री में। तो इस तरह से 45 डिग्री से आपकी लाइट रे वापस चली जाएगी। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है, redraw the diagram if plane mirror becomes normal to the refracted ray inside the liquid, state the principle used। okay, तो अब ये कंडीशन हो गई, जो मिरर है आपका, ये मिरर आपका इंसिडेंट रे के नॉर्मल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे जो थी वो प्लेन से किसी एंगल पे आ रही थी, कितने एंगल पे आ रही थी 30 डिग्री पे आ रही थी। अब मिरर को हमने यहाँ पर घुमा दिया, तो अब मिरर जो है आपका इंसिडेंट रे के नॉर्मल हो गया, और हमको पता है कि जब मिरर पे नॉर्मल कोई लाइट रे जाती है तो वो उसी तरह से वापस चली जाती है, क्योंकि उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्राइक करी और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली गई। और इसको कौन सा क्या कहते हैं, इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे कहते हैं।
यानी जिस डायरेक्शन से वो आई थी और प्लेन से नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में आई थी। यानी यहां पर यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इस तरह से ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो आपका हो जाएगा कि लाइट रे जिस डायरेक्शन से आती है उसी वापस जाने पर वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइट ऑफ सिंगल कलर इज पास्ड थ्रू ए लिक्विड हैविंग ए पीस ऑफ ग्लास सस्पेंडेड इन इट ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड at a particular temperature the glass piece is not seen. When is the glass piece not seen and why is the light of single color used? अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जैसे सपोज आपका कोई ये लिक्विड है यहाँ पर इस तरह से और इसमें कोई ग्लास का पीस है, कोई इस प्रकार से ग्लास पीस पड़ा हुआ है, यानी कि ग्लास है, मिरर नहीं है, ग्लास पीस है। आप कह रहे हैं ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्लास पीस इज नॉट सीन। कोई पीस हमें कब दिखाई देता है? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, यानी लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज होता है और उस चेंज की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। यदि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी। यदि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आ रही है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। या ये कहें कि जब तक लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता तो हमको उसको देखना मुश्किल है। तो अब क्या है, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी इस प्रकार से लिक्विड में और लिक्विड में लाइट रे की स्पीड अलग हो और आपके ग्लास स्लैब में लाइट रे की स्पीड अलग हो, तो यदि ऐसा होता है तो फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी और हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब उस लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड यदि उस लिक्विड में और उस ग्लास में सेम हो जाती है तो फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी और हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। और जब स्पीड लाइट रे की सेम हो जाएगी आपके लिक्विड में और ग्लास स्लैब में, तो फिर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। और जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो लाइट में कोई वेरिएशन नहीं होगा और हमको वहां पर ग्लास का जो स्लैब है वो लिक्विड के अंदर अलग से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम होगा वो एक जैसा लाइट के साथ बिहेव कर रहा है। तो पूरे लिक्विड के साथ ही हमको ग्लास घुला मिला दिखाई देगा, यानी ग्लास अलग से कोई अपीयर नहीं होगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द लाइट ऑफ ए सिंगल कलर यूज्ड? सिंगल कलर इसलिए यूज किया गया है कि यदि हम व्हाइट लाइट यूज करते तो व्हाइट लाइट जब लिक्विड और ग्लास में जाता तो किसी एक लाइट रे के लिए मान लो लिक्विड और ग्लास की स्पीड सेम हो जा रही है तो वो लाइट तो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास नहीं आती, लेकिन जो अदर लाइट हैं वो ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती और हमको ग्लास स्लैब दिखाई दे जाता। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल कलर यूज किया गया है, बिकॉज फॉर सिंगल कलर लाइट इज फॉर मल्टीपल कलर, इफ यू यूज मल्टीपल कलर then the light velocity will be different in liquid and gas. That is why only single color is used at particular temperature. When velocity of that particular color becomes same in liquid and glass, then the refractive index of both will be same and the glass will not appear. So that is why we have used single color. Next second part है आपका, when a ray of light ray from air enters a denser medium, ray of light ray air enters a denser medium, तो आपको पता है कि जब इंटर करती है रेयर से डेंसर में तो क्या होता है, लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो लाइट रे की ये डायरेक्शन है लेकिन डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आपका ए लाइट रे डज नॉट बेंड एट द बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता,
फिर वो चाहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, या दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम, या तीसरे मीडियम से चौथे मीडियम में क्यों ना जाए, वो यदि परपेंडिकुलर टू सरफेस आ रही है, जो वो सरफेस है उन दो मीडियम्स को अलग करने वाला, यदि उनके परपेंडिकुलर लाइट रे है तो वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। फिर पूछ रहा था हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑफ। अब हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया जिसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे कम है, तो डायमंड में लाइट की वेलोसिटी सबसे कम है यहाँ पर, इसीलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर, ठीक है। या तो आप साइन आई अपॉन साइन आर से निकालते हैं, तो अब साइन आई और साइन आर तो यहाँ पर मतलब नहीं, क्योंकि ना आई दिया हुआ है ना आर दिया हुआ है। तो उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जिस मीडियम का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उस मीडियम की वेलोसिटी को यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर ऑब्लिक वैक्यूम, और यहां पर लिखेंगे आप मीडियम, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी वेलोसिटी नीचे लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी ऊपर लिखते हैं। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर अपॉन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम कितनी है, 3 इंटू 10⁸, और मीडियम में कितनी है आपकी पता नहीं है, तो वेलोसिटी इन मीडियम है, वेलोसिटी इन ग्लास निकालनी है, और ये किसके इक्वल हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, जो कि आपका दिया है 1.5। तो वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज दिस, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो फिर से वही फॉर्मूला, म्यू ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। निकालना क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या हो गई 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन डायमीटर कितनी है 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 को और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिखिए 3.0 इंटू 10⁸, यहाँ से देखिए 30 ये 3060, फिर डेसिमल यहाँ पे लगाएं तो 7 और डेसिमल यहाँ पे लगाएं तो 8, तो 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/1.25 आपका आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो अराउंड 2.4 आ जाता है। 1.5 का डबल होता है 3, 1.25 से कम है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 4/3। निकालना क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना, यानी रेसिप्रोकल है। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम इक्वल टू होता है 1 म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, यानी लाइट रिवर्स कर दें। यहाँ पर आपकी लाइट रे 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट टू 1 निकल रहा है। यहाँ पर लाइट आपकी सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है तो यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट टू सेकेंड के रिस्पेक्ट निकल रहा है। तो यदि आपको निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू वाटर तो क्या हो जाएगा 1/μ और 1/μ दिया हुआ है 1/4/3, तो ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे,
तो इस तरह से आपका आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज 3/4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है 5400 एंगस्ट्रॉम, सफर्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहां से जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। टेकिंग ए म्यू जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 3/2। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ग्लास। वेवलेंथ ऑफ लाइट बतानी है ग्लास में, यानी लैम्डा जी बताना है, और लैम्डा एयर, यानी एयर में जो लाइट की वेवलेंथ है वो दी है। तुमको पता है कि जब कोई लाइट रे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या चेंज जाता है? लैम्डा। क्यों? स्पीड चेंज होती है, v इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे। और वेलोसिटी इन एयर प्रोपोर्शनल होगी क्या? लैम्डा इन एयर के। वेलोसिटी इन ग्लास प्रोपोर्शनल हो जाएगी लैम्डा इन ग्लास के। तो हमको ये फॉर्मूला पता था कि ए म्यू जी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी वेलोसिटी नीचे होती है, और जिसके रिस्पेक्ट निकालते हैं उसमें वेलोसिटी ऊपर। और वेलोसिटी इन एयर का मतलब क्या हो गया? लैम्डा इन एयर। वेलोसिटी इन ग्लास का मतलब क्या हो गया? लैम्डा इन ग्लास। तो इस तरह से आपका एक रिलेशन पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हो गया लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन ग्लास। तो अब निकालना क्या था हम लोगों को? हमको निकालना था लैम्डा इन ग्लास। तो यहाँ से लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इन एयर अपॉन ए म्यू जी। वैल्यूज को पुट कर दें। लैम्डा इन एयर तो 5400 एंगस्ट्रॉम है, और ए म्यू जी कितना है? 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 से ये तो हो गया 1800, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3600 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका लैम्डा इन ग्लास आ गया, जो लाइट रे जिसकी वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम थी एयर में, जब वो उस ग्लास में आएगी तब उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 3600 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज रिफ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, स्नेल्स लॉ को लेते हुए और रिफ्रैक्शन के लॉज को लेते हुए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे प्रिज्म पढ़ेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।